You can share, sir. ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोग तकरीबन 45 मिनट से इंतज़ार में, और मैं असल में आज थोड़ा सा स्टक हो गया क्लिफ्टन के ऊपर। अगर आपको पता हो, वहाँ पे सड़क जो है थोड़ी सी ख़राब है, उन्होंने डाइवर्जन लगाई हुई थी, तो उसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक था। तो नॉर्मली मुझे पहुँच कर रुक कर आराम से क्लास लेने का टाइम मिल जाता है, लेकिन ये कि मैं ओके। अच्छा, लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसके अंदर जो हम लोगों ने डिस्कशंस की थी वो थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा असाइनमेंट है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना विल टेक इट अप फर्दर उसके तरफ। ठीक है, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन, क्विकली रिवैम्प कर लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही। सर आपसे कुछ क्यूरीज थी, अगर आप माइंड नहीं करनी तो हम लोग पहले पूछ लें या लेक्चर के एंड में पूछ लें? आप बताइए। सर वो पेपर तो पता चल जाए कि कब होगा हमारा पेपर। तो पर्पस जो है वो मल्टीपल चैनल्स का सिर्फ यही वाला है, तो एलएमएस के ऊपर जरूर चला जाएगा। आपके जो ईमेल्स हैं ऑफ कोर्स वहां पर भी आ जाता है, एंड आई वुड आल्सो शेयर दिस ऑन जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर भी हम शेयर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं क्विकली। जो हमारी प्रीवियस लेक्चर था उसको रिवाइव करके हम बस आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है क्लियरली? जी सर, आ रही। यस सर, आ रही है। सबसे पहला जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने बहुत बेसिक्स डिस्कस किए थे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, हमने उसका कनेक्शन निकाला था। हमने ये देखा था कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सबसेट होती है, और हमने ये डिस्कस किया था कि ओवरऑल हम जो है किस तरीके से कोर्स के एंड पे अपने आप को देख रहे होंगे। जो लास्ट हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें जो हमने डिस्कशन की थी वो ये थी कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को क्या होता है जेनेरिकली उसको देखा था, इम्प्लीमेंटेशंस की बात हुई थी। हमने डिटेल डिस्कशन स्टार्ट की थी अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ऊपर, और उसमें हम हर स्टेप में डिटेल में जा रहे थे और हर स्टेप को डिटेल से देख रहे थे कि उसके अंदर क्या होता है, क्या प्रैक्टिसेस हैं, किस टाइप के रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। राइट, हमने यह कि सॉफ्टवेयर में इन जनरल क्या क्या रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, हमने बहुत डिटेल से डिस्कशन की थी कि एस्टिमेशन या स्केजुलिंग का रिस्क हमारे पास एग्जिस्ट करता है। हमने एक एग्जांपल भी शेयर की थी। उसके बाद कभी कभार जब रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं या बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स एक साथ आ जाती हैं तो क्या होता है, अमूमन जब हम किसी प्रोजेक्ट को बहुत बड़े स्केल पे देख रहे होते हैं तो वहाँ पे ये मामला होते हैं। एम्प्लॉइज टर्नओवर के हमारे पास अगर स्टाफ में जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो हमें छोड़ के कहीं और चले जाते हैं या उनका मूवमेंट किसी और प्रोजेक्ट में हो जाती है, उसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिले आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो ये रिस्क हो सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि ब्रेक डाउन ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी कि आपने जो स्पेसिफिकेशन कलेक्ट की थी आपने उनका प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं किया, आपने उनको सही तरीके से तोड़ा नहीं इन साइजेबल चंक्स जहाँ पे आप उसकी डेवलपमेंट सही तरीके से कर सकते थे। इसकी वजह से होता ये है कि हम बहुत सारी मेजर इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो मिस आउट कर जाते हैं। प्रोडक्टिविटी के इश्यूज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम ये भी देख लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें हैं, हमारा जो स्टाफ है या हमारी जो टीम्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। बाज़ दफ़ा हम उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बाज़ दफ़ा हम उसको ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि यार ये 4 लोग मिलके इस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को 10 दिनों में डेवलप कर लेंगे। बाज़ दफ़ा ये 10 दिनों में डेवलप होता है, बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा कम भी हो जाता है। तो इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास ये वाले इश्यूज भी आ जाते हैं।
फिर हमने आगे बढ़े थे, हमने डिस्कशन ये की थी कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन किस किस तरह की पॉसिबल हो सकती हैं। हमने ये देखा था कि अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं अपने ही इन्वायरमेंट के लिए, अपने अपने विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन यूज के लिए, हम अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए, जैसे एक सॉफ्टवेयर हाउस होता है, हम सॉफ्टवेयर बाय कर रहे हैं, हम किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फैसिलिटी में नहीं है, हम सॉफ्टवेयर बाय कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर चलाने के लिए, हम बाय कर रहे हैं फॉर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। और इसका जो फिफ्थ वाला था वो था कि हम एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ले रहे हैं। दोनों में फर्क ये है कि सेकंड लास्ट वाला जो है जिसमें हम बाय कर रहे हैं फॉर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे पास अमूमन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो थर्ड पार्टी वाला होता है उसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो ये 4-5 तरीके की सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है जिनके ऊपर हम बात करते हैं। फिर हमने डिस्कशन की कि यार SDLC जो है वो क्या होता है, वो चीज़ें आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, आप लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस में है कि हम सबसे पहले एक आइडिया जनरेट करते हैं, उससे रिक्वायरमेंट सेट बनता है, डिजाइन होता है, डेवलपमेंट होती है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है और मेंटेनेंस है। और ये देखते हुए हम इंडिविजुअली हर साइकिल के अंदर डिटेल में जा रहे हैं और हमने रिक्वायरमेंट वाला जो एलिमेंट था उसको फर्दर इवेलुएट किया कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस के अंदर क्या होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज के अंदर किन किन चीज़ों का हम देख रहे होते हैं। हमने देखा कि हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक ये फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और यहाँ से निकलते हुए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जनरेट होते हुए कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर होते हैं। रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स किस तरह से राइट करना है, कंप्लीटनेस को चेक कैसे करते हैं, एनालाइज, डिफाइन, डिकम्पोज रिक्वायरमेंट्स, वैलिडेट और वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के ऊपर हमारी बहुत डिटेल से डिस्कशन हुई थी। रिक्वायरमेंट्स को हम डेवलप किस तरह से करेंगे, उनको राइट कैसे करेंगे, कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे, उनकी कंप्लीटनेस के ऊपर हमारी बहुत डिटेल डिस्कशन हुई थी कि कंप्लीट एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद हमने कहा था कि एनालाइज, रिफाइन एंड डीकम्पोज द रिक्वायरमेंट्स, इनको फर्दर ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर लोग तोड़ रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने इसके अंदर वेपन सिस्टम स्पेसिफिकेशन की बात की थी कि आप जब भी कभी एयरक्राफ्ट को देखते हैं या किसी वेपन को देखते हैं, अमूमन आप इंटरनेट पे भी देखेंगे आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड डायग्राम्स मिलती हैं क्या होता है, ठीक है। तो हमें डिफाइन जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे उतना हमारे बेहतर होगा। वैलिडेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स की हमारी बहुत डिटेल डिस्कशन हुई थी रिगार्डिंग, हमने बात की थी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन से रिलेटेड। फिर हमने बात की थी कि रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कैसे करना है। फिर हमने इस दौरान डेल्फी मेथड को देखा था, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था और हमने जो इस डिटेल थी जिसके अंदर हम लोग एस्टिमेशन की एक प्रॉब्लम आई थी हमारे पास, उसको हमने देखते हुए आगे बढ़ गए थे। तो दिस वाज हमारा लेक्चर 2, हमने लास्ट टाइम यहाँ तक खत्म किया था। इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास है? बिकॉज हमने इसमें एक असाइनमेंट भी रखा था, तो क्वेश्चन आप लोगों के पास है? नो सर। ठीक है, अच्छा असाइनमेंट के बारे में जरा मुझे बताइए कि असाइनमेंट आप लोगों ने को टाइम मिला उसको देखने का? जी सर, बना लिया सर। जी सर। बिल्कुल सही है। तो कोई एक आप में से इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? आप में से कोई एक इसको एक्सप्लेन कर सकेगा? राज सर आप शेयर कर लें, कर सकते हैं स्क्रीन अपनी। अच्छा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही, थोड़ा जोर से कहिए। जी सर, स्क्रीन शेयर करने को कह रहा था सिराज सर से। सर मैं वैसे ही वर्बली बता दूं या जो आप वर्बली बता दीजिए। सर हमारा जो असाइनमेंट था रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स पे था। तो सर उस पे मैंने एक वो देखा है, एक जो मुख्तलिफ सैंपल्स थे, तो एक मैंने सैंपल जो पिक किया उसमें हमारे पास मेजरली प्रोजेक्ट नेम के कौन सा प्रोजेक्ट है, और जैसे मैंने जो एग्जांपल उठाई है वो ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन है। तो इसमें सर हमारे पास उसमें उन्होंने जो फॉर्मेट बनाया हुआ है उसमें बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, सर ये हमारे पास 3 उसके मेजर एरियाज हैं। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में जो है BRD
उसमें हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट आईडी और फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट या बिजनेस यूज केस, ये हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। फिर इसी तरीके से फंक्शनल, यानी एक बिजनेस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट मुख्तलिफ हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स या फंक्शनल रिक्वायरमेंट या यूज केसेस, उसके फंक्शनल यूज केसेस हो सकते हैं। और इसी तरीके से हर एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हमारे पास डिफरेंट टेस्ट केसेस हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट के। यानी एक बिजनेस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट मल्टीपल फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट डिफरेंट टेस्ट केसेस हमारे पास हो सकते हैं। तो इन सबको हम डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है प्रायोरिटी, कि हम प्रायोरिटी सेट करते हैं कि जो भी हमारे पास जो फंक्शंस हैं उनमें एक जो हम उसकी जो भी प्रायोरिटी सेट करना चाहें। बिल्कुल सही है। सर इसमें मेरे ख्याल में ये भी होता है कि अगर जैसे कि हमारे पास एक जो मेन रिक्वायरमेंट है यानी कि लॉगिन की या साइन अप की, तो उस हिसाब से हम उसके टेस्ट केसेस भी बना लेते हैं। तो अब जब आगे जाके जब कोई चेंज आता है तो उसमें हमें ट्रैक करने में आसानी होती है कि हाँ हमने इसके ये टेस्ट केसेस बनाए हुए थे, और अगर अब जो आ रहा है तो उसकी आईडीज़ देख के हम उसके ये टेस्ट केसेस ही रहने दें या जो चेंज आ रहा है उसके हिसाब से दूसरे टेस्ट केसेस भी बनाएं। नहीं, टेस्ट केसेस इसमें जो मैंने वो किया है इसमें है कि बिजनेस टेस्ट रिक्वायरमेंट, सिनेरियोज, हाँ वो तो बीआरडी तो होता है बीआरडी, एफएसडी एंड टेस्ट केसेस, ये 3 जी किस्म के डॉक्यूमेंट्स उसमें बन रहे जी। और फिर हम आखिरी में इनको लिंक करवा देते हैं, ज़ाहिर है कि ताकि वो हम उसको ट्रैक कर सकें यानी कि सही से। हैं। जी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। और किसी ने कुछ और इसमें अगर लर्न किया हो तो? जी सर, Anybody would like to आबिद, share their experience? यस सर, मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ एक्सपीरियंस। मैंने जब ये स्नैपशॉट देखा था बी आर रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का, तो सेम वही डिस्कस हो रहा है। इस पे मैंने भी काम किया। तो इसमें मुझे जो चीज़ नज़र आई वो ये कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ चल रही है। पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट ली गई, यूज समझ लें कि बिजनेस रिक्वायरमेंट में जो बिजनेस यूज केसेस थे वो स्पेसिफिकली पॉइंट कर रहे थे किसी एक बिजनेस के किसी स्पेसिफिक एरिया के मॉड्यूल को। फिर इस तरह से डिफरेंट